सुधा अपनी बेटी पारुल के साथ अकेली रहती है। पारुल जिस स्कूल में पढ़ने जाती है उसी में सुधा सफाई कर्मचारी का काम करती है। एक सुबह सुधा स्कूल में साफ सफाई करने जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वहीं सुधा की बेटी पारुल उदास बैठी होती है। ये देखकर सुधा अपनी बेटी से कहती है, अरे पारुल, ये क्या, सुबह हो गई, समय भी हो गया है स्कूल जाने का, लेकिन अब तक तुम बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई हो। क्या हुआ, आज स्कूल नहीं जाना है क्या? नहीं माँ, आज मेरा मन नहीं कर रहा है स्कूल जाने का। क्यों बेटा, तुम्हारा स्कूल जाने का मन क्यों नहीं कर रहा है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? माँ, मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन स्कूल में सब मेरा बहुत मजाक बनाते हैं कि मेरी माँ तो स्कूल में सफाई करती है। मुझे उन सब की बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगी आज। अरे ये क्या बात हुई, गलत तो वो बच्चे बोल रहे हैं और स्कूल तुम क्यों नहीं जाओगी? देखो, मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं कि कोई अच्छी सी नौकरी कर पाऊँ, लेकिन मैं तुम्हें इसीलिए ही पढ़ा रही हूँ ना, ताकि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, ताकि कल को तुम्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और अगर तुम ही स्कूल जाने के लिए मना कर दोगी तो मुझे कितना बुरा लगेगा। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने बस अपने ही बारे में सोचा। आप भी तो इतनी मेहनत करती हो बस मेरे लिए ही। ठीक है माँ, मैं स्कूल भी जाऊंगी और पढ़ूंगी भी। अभी तो मैंने इसे समझा दिया, लेकिन ये गलत ही कहाँ बोल रही है। मुझे जब खुद ही लोगों के ताने अच्छे नहीं लगते हैं तो पारुल तो फिर भी बच्ची है, इसे कितना ज़्यादा बुरा लगता होगा। लेकिन गरीबी में हम कर भी क्या सकते हैं। सुधा और पारुल दोनों स्कूल चले जाने के बाद सरपंच की बेटी रिचा अपने दोस्तों के साथ आती है और पारुल को बेंच से हटा देती है। ये सीट हमारी है और हम जैसे अमीर लोगों के लिए है, तुम्हारी तरह थोड़ी ना जिसकी माँ स्कूल में झाड़ू पोछा लगाती हो। पारुल चुपचाप रिचा की बात मान लेती है और नीचे जाकर बैठ जाती है। इसी तरह सरपंच की बेटी अपने दोस्तों के साथ मिलकर अक्सर पारुल को नीचा दिखाया करते थे। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन दोनों माँ बेटी रास्ते से घर जा रहे होते हैं, तभी पारुल की नजर अनार के पेड़ पर पड़ती है। माँ, वो देखो अनार का पेड़, चलो ना हम वहाँ से अनार लेते हैं। हाँ, अनार तोड़ लेते हैं, फिर मैं घर जाकर अनार का जूस बनाऊंगी। पारुल सुधा मिलकर कुछ अनार तोड़ लेते हैं। घर जाने के बाद सुधा उन अनार के जूस को बना देती है और जूस भी उन्हें काफी अच्छा लगता है। अगले दिन पारुल खुद ही अनार के पेड़ से अनार तोड़ के ले लेती है और अपनी माँ को देती है। पारुल, ये क्या, आज फिर तुम अनार ले आई? कल ही तो हम अनार तोड़कर लाए थे ना, जिसका मैंने जूस बनाया था। हाँ माँ, मुझे याद है और तभी तो मैं आज भी लाई हूँ। आज भी आप जूस बना दो ना, मुझे बहुत अच्छा लगा कल अनार का जूस पी के। पारुल के कहने पर सुधा जूस बना देती है, जो कि वाकई में बहुत स्वादिष्ट बनता है। कुछ दिनों बाद स्कूल में फीस के पैसे चोरी हो जाते हैं, जो कि स्कूल का ही एक कर्मचारी करता है। सबकी तलाशी ली जाती है और वो पैसे सुधा के पास से मिलते हैं। ये देखकर स्कूल के प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये क्या है सुधा, तुमने स्कूल से पैसे चोरी किए, वो भी बच्चों की फीस के? मैडम, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि ये पैसे यहाँ आए कहाँ से। मैं कसम खाकर बोल रही हूँ, मैंने पैसे नहीं चुराए हैं मैम। अब तो झूठ मत बोलो तुम, ये पैसे तुम्हारे ही थैले से मिले हैं। और वैसे भी अब मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए, पैसे सामने हैं और चोर भी है। जब तुम खुद ही स्कूल से पैसे चोरी करती हो तो तुमने अपनी बेटी को भी यही शिक्षा दी होगी ना, कि कैसे पैसे चुराते हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को स्कूल से निकाल रही हूँ। निर्दोष होने के बाद भी सुधा को सजा मिलती है। ये सब होने के बाद सुधा वो गांव छोड़कर दूसरे गांव में चली जाती है। यहाँ पर उन दोनों को कोई ठिकाना नहीं मिल रहा होता था, इसीलिए वो गांव के पास ही जंगल के रास्ते बैठ जाते हैं। तभी सामने से एक बूढ़ा बूढ़ी को कुछ चोर पकड़ लेते हैं और उन्हें लूटने लगते हैं। ये सब सुधा देख लेती है। पारुल सुनो, वहाँ उन बाबा और माता जी को शायद हमारी जरूरत है। तुम अपनी चुन्नी में कुछ पत्थर बांध लो और अगर वो तुम्हें कुछ करने आए तो उसे मारने लग जाना। सुधा और पारुल दोनों ही उस बूढ़ा बूढ़ी को चोर से बचाते हैं। अनजान होने के बाद भी बूढ़ा बूढ़ी को बचाया, ये देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बाबा माँ बेटी से कहते हैं,
अरे तुम दोनों ने हम बुढ़ा बुढ़ी को बचाया, इसके लिए मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया करूं वो कम है। और अगर बस शुक्रिया करके ही रह गया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। बाबा ये कैसी बात कर रहे हैं आप तो मुसीबत में थे और हमने यहाँ आपको देखा तो उस समय हमें जो सही लगा हमने वो किया। अगर हमारी जगह यहाँ कोई और भी होता तो वो भी तो शायद यही करता ना। नहीं बेटा, नहीं करता कोई और ऐसा, क्योंकि हर कोई पहले अपने बारे में ही सोचता है। लेकिन तुम दोनों ने हमारे बारे में सोचा। इस गांव में हमारा अनार का बगीचा है, मैं वो तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। नहीं बाबा आप ये क्या कह रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बाबा। बेटी, मैं जरूरत के लिए नहीं दे रहा हूँ, बल्कि अपनी खुशी के लिए दे रहा हूँ। हम बुढ़ा बुढ़ी बाग बगीचे का वैसे भी क्या करेंगे, और अगर आज तुम नहीं होते तो शायद हम भी नहीं होते। इसलिए मैं तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। अब उन दोनों को अनार का बगीचा ही मिल जाता है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी काफी मेहनत करते हैं। पारुल अब दूसरे गांव में स्कूल जाने लगती है और घर आकर बगीचा संभालती है। धीरे धीरे उनका अनार का जूस गांव वालों को काफी पसंद आने लगता है और इसी वजह से बाकी जूस वालों का काम मंदा हो गया था। इसीलिए एक दिन एक जूस वाला हरिया बाकी जूस वालों को अपने पास बुलाता है और कहता है, जब से ये माँ बेटी अनार का जूस बेचने आई है, हमारा काम ही मंदा कर दिया है। लेकिन हम लोग ऐसे हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते हैं। दूसरे गांव से आकर हमारे गांव में पैर जमाए हैं, इसलिए अब हमें भी इसे वापस वहीं भेजना ही पड़ेगा। सारे जूस वाले अब एक दूसरे का हाथ मिला लेते हैं और रोज कोई न कोई जाता है और माँ बेटी के अनार के जूस में छोटे छोटे कंकड़ मिलाने लगता है, जिस वजह से लोग अब वहाँ आना कम करते जा रहे थे। ये सब देखकर दोनों माँ बेटी काफी निराश भी होती हैं। ऐसे ही एक दिन जूस में कंकड़ मिलाते हुए आदमी को गांव के सरपंच की बीवी देख लेती है और वो तुरंत सारी बातें पता करती है, जिसके बाद वो वहाँ सबको बुलाती है और कहती है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? क्या हुआ मेम साहब, आपने सब जूस वालों को यहाँ क्यों इकट्ठा किया है? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? आजकल बहुत शिकायतें आ रही हैं हमारे जूस में, लेकिन सच में हम कोई मिलावट नहीं करते हैं। मुझे पता है कि इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और गलती जिस किसी की भी है आज यहाँ उन सबको बुला लिया गया है। तुम सबका काम ठीक नहीं चल रहा तो दूसरे का काम बिगाड़ने आ गए। तुम लोग ही इनके जूस में कंकड़ मिला रहे थे ना। गलती करने से पहले सजा की सोचनी चाहिए। सबको सजा मिलती है और फिर से माँ बेटी के अनार के जूस की गाड़ी पटरी पर आ जाती है। जेठानी बनी सौतन। रमा और सहदेव को दो बेटे होते हैं, बड़ा बेटा अभिनव और छोटा बेटा विवेक। अभिनव की शादी नायरा से हुई होती है और विवेक की शादी सुरभि से। सुरभि ऑफिस जाया करती थी और उस कारण वो विवेक और ससुराल पर बहुत कम ध्यान देती थी। जब विवेक और सुरभि की शादी को 1 महीना पूरा हो जाता है, तभी विवेक ऑफिस से छुट्टी लेकर सुरभि के लिए अपने हाथों से दिल के आकार का केक बनाता है। हैप्पी 1 मंथ एनिवर्सरी मेरी जानेमान बीवी साहिबा। हैप्पी 1 मंथ एनिवर्सरी विवेक। चलो ना सुरभि, जल्दी से ये केक कट करते हैं। तुम्हारा ये फेवरेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है ना। और हाँ, मैंने ना आज कैंडल लाइट डिनर प्लान कर रखा है। विवेक, मेरे पास आज 1 मिनट का भी टाइम नहीं है, क्योंकि आज मेरी बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है और मुझे उन्हें प्रेजेंटेशंस भी दिखाने हैं। आई जस्ट डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज एवरीथिंग टुडे। मैंने तो सारी तैयारियां कर रखी है ना। तो क्या मैं क्या करूँ फिर विवेक? मुझे ना दुनिया भर के काम है और फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी भी कोई मनाता है क्या? विवेक बाय, आई हैव टू गो। लेकिन सुरभि विवेक की बात सुने बिना वहां से चली जाती है। विवेक को उसके इस व्यवहार से बहुत बुरा लगता है। तभी वहां पर नायरा आती है और वो सब देखकर समझ जाती है कि विवेक क्यों उदास है। देवर जी। नायरा भाभी, आप आइए ना भाभी। ये कैपुचिनो कॉफी आपने किसके लिए लाई है? ये कॉफी मैंने अभिनव के लिए बनाई थी। मैं जानती हूँ कि आपको भी ये कॉफी बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने आपके लिए और सुरभि के लिए भी ला दी। हाउ स्वीट। थैंक यू भाभी। देवर जी, मैं जानती हूँ कि आपके और सुरभि के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। सुरभि को समझना होगा कि घर गृहस्थी, पति और ऑफिस दोनों अलग अलग चीजें हैं।
अब मैं भी अपना ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ ना, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह कभी नहीं मोड़ती। आई डोंट नो भाभी, लेकिन जब से शादी हुई है ना, तब से सुरभि और मैंने एक साथ ठीक से आधे घंटे का समय भी नहीं बिताया होगा। सुरभि काम से आकर थक जाती है और मुझसे बिना कुछ बोले और बात किए ही सो जाती है। मैं इस दो तरफा रिश्ते में बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। आई जस्ट होप कि समय के साथ सब कुछ पहले जैसे ही एकदम ठीक हो जाए और शादी के पहले वाली सुरभि फिर से लौट आए। चलिए कॉफी पीजिए। अब सुरभि की कॉफी तो वेस्ट हो जाएगी। एक काम कीजिए भाभी, आप ही इसे पी लीजिए। ठीक है, माँ जी और पापा जी भी नहीं पीते हैं, तो इसे तो अब मुझे ही पीना पड़ेगा, आपको कंपनी देते हुए। सुरभि वहां आ जाती है और दोनों देवर भाभी को हंसते हुए कॉफी पीते हुए देखती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे सुरभि, तुम यहाँ? हाँ जेठानी जी, वो एक्चुअली मैं अपना पेन ड्राइव ड्रॉर में ही रखकर भूल गई थी, इसीलिए लेने आई थी। सुरभि अपना पेन ड्राइव लेकर चली जाती है। एक दिन बारिश में भीगने के कारण विवेक को सर्दी बुखार हो जाता है और तभी सुरभि, मेरे लिए प्लीज अदरक वाली चाय ला दो, प्लीज बना कर ला दो ना, और मेरे पास बैठकर मुझसे बातें करो ना बेबी, बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। विवेक, मुझे ढेर सारा काम पड़ा है ऑफिस का। तभी उनके कमरे से गुजरती हुई सास रमा सुरभि की बात सुन लेती है और आकर गुस्से से कहती है, क्यों रे सुरभि बहू, अरे तूने अपने काम से शादी करी है क्या, या मेरे बेटे से? जब देखो तब ऑफिस ऑफिस ऑफिस, अरे आग लगे तेरे ऑफिस को। हाँ नहीं तो। माँ जी, माइंड योर लैंग्वेज। माँ, सुरभि। सहदेव, अभिनव और नायरा भी वहां आ जाते हैं। क्या हुआ रमा, क्यों चिल्ला रही हो? हाँ माँ, क्या हो गया? अरे और क्या होगा, ये सुरभि बहू दिन के 24 घंटे बस अपने ऑफिस की राग अलापती रहती है। अरे ऑफिस के अलावा भी तेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ रिश्ते हैं। अरे हमें नहीं, कम से कम खुद के पति को तो देख, उसकी चिंता कर। पैसे कमाते कमाते कहीं रिश्ते ना खो बैठे तू एक दिन। हाँ, गधेड़ी कहीं की। सुरभि, अब जब देवर जी की तबीयत खराब है तो रुक जाओ ना। इस तमाशे के बाद तो मैं हरगिज नहीं रुकूंगी यहाँ पर। फेड अप ऑफ दिस फैमिली। सुरभि गुस्से में वहां से चली जाती है और विवेक के लिए गर्मा गर्म अदरक की चाय बनाकर लाती है और उसके पास रुकती है। अगले दिन सुरभि की ऑफिस में होने वाली मीटिंग एक कैफे में शिफ्ट हो जाती है और वो, उसका बॉस और क्लाइंट्स एक दूसरे को कैफे में मिलते हैं। तभी सुरभि वहां अपनी जेठानी नायरा और पति विवेक को देखकर हैरान रह जाती है। थैंक यू नायरा भाभी, मुझे यहाँ कैफे में लाने के लिए। यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब इसके बाद हम दोनों मंदिर में जाएंगे, वहाँ पर माँ जी और अभिनव भी आने वाले हैं। ओके भाभी। विवेक और नायरा जब कैफे से बाहर निकलने वाले होते हैं तभी नायरा का पैर मुड़ जाता है और उसे मोच आ जाती है, जिसके बाद विवेक उसे अपनी बाहों में उठाता है और कार में बैठाकर ले जाता है। ये सब देखकर सुरभि को बहुत जलन हो जाती है। ये जेठानी जी मेरे सौतन बनने के पीछे क्यों तुली हुई है? मुझे ऐसा नहीं होने देना चाहिए। विवेक सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। विवेक और नायरा की बढ़ती दोस्ती को सुरभि प्यार समझने की भूल कर बैठती है। देवर जी, आपके लिए ये मैं आज शर्ट लेकर आई हूँ, आप पर ये रंग बहुत जचेगा। क्यों अभिनव? अरे बिल्कुल बिल्कुल भाई, जचेगा। थैंक यू भाभी। कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक से सुरभि का बॉस उसे आकर उसका टर्मिनेशन लेटर देते हुए कहता है, ओह सुरभि, आई एम रियली सॉरी टू इन्फॉर्म यू दिस, लेकिन बेटा तुम्हारे वजह से कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। तुमने एक नहीं बल्कि 5 इंटरनेशनल क्लाइंट्स लूज किए हैं बेटा, जिस कारण मैं तुम्हें अभी के अभी टर्मिनेट कर रहा हूँ। कंपनी के रूल्स ही ऐसे हैं, मुझे तुम्हें टर्मिनेट करना पड़ रहा है, सॉरी।
लेकिन सर मेरी बात तो सुनिए। सुरभि जब घर पहुंचती है तभी वो देखती है कि घर पर कोई नहीं है और विवेक और नायरा एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं। ये लीजिए देवर जी, खाना अच्छा बना है ना? हाँ भाभी, यू आर अमेजिंग। लीजिए ना, आप भी खाइए। नायरा और विवेक को एक साथ देखकर सुरभि को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और जब वो अपनी आंखें मलकर देखती है तो उसे दिखाई देता है कि उसने जो अभी अभी देखा वो एक सपना था। असल में तो सब सो गए हैं, बस अकेला विवेक ही जाग रहा है और हॉल एरिया में बैठकर अपनी और सुरभि की शादी की फोटो एल्बम देख रहा होता है। विवेक, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे जज्बातों की कभी कदर नहीं की। मैं काम को इतनी इम्पोर्टेंस देने लगी कि मैं भूल ही गई कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मेरा जॉब नहीं रहा, मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। क्या? ये कैसे हुआ बेबे? जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब इस धक्के से मैंने सब कुछ सीख लिया है। मैं अब एक अच्छी बीवी बनकर दिखाऊंगी, और बीवी ही नहीं, एक अच्छी बहू, एक अच्छी देवरानी, अच्छी एम्प्लॉय, सब कुछ। मुझे प्लीज माफ कर दो विवेक। आई लव यू सो मच सुरभि। और इस तरह आखिर में सुरभि और विवेक एक हो ही जाते हैं और सुरभि अपने पति को समय देने लगती है और घर गृहस्थी को ठीक से संभालने लगती है। वहीं थोड़े दिनों बाद उसे एक अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी आती है और वो जॉब ज्वाइन कर लेती है, लेकिन इस बार वो अपनी जॉब के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी संभालती है और किसी को ठेस नहीं पहुंचाती।